पिछले क्लास में आप लोगों ने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। आज के इस क्लास में धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धातु और अधातु के रासायनिक गुण। इन गुणों में पहला है धन आयन और ऋणायन बनाने की प्रकृति। धातुओं में धनायन बनाने की प्रकृति होती है, जबकि अधातुओं में ऋणायन बनाने की प्रकृति होती है। जब ये तत्व परस्पर अभिक्रिया करते हैं या विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो इनमें प्रायः इस प्रकार की प्रकृति दिखाई देती है। जैसे यदि हम सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया कराएं, सोडियम और क्लोरीन 2Na+Cl2 = 2NaCl। इस प्रकार की अभिक्रिया में जो सोडियम क्लोराइड बनता है, इसमें सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, जबकि क्लोरीन के परमाणु में यहाँ पर अणु दिखाया गया है किंतु वो परमाणविक स्तर पर अभिक्रिया होती है। तो इसके क्लोरीन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, Na Na+ इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑक्सीकृत हो जाने की प्रवृत्ति है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति है। इसी प्रकार Cl+ इलेक्ट्रॉन Cl-, अर्थात ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति है। तो ये धातु और अधातु में अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति होती है। दूसरा जो इसमें हेडिंग है, ये ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति। ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति। धातु और अधातु जब वायु से क्रिया करते हैं या ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो इनमें ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे एक एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैग्नीशियम एक धातु है। मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, यदि हम मैग्नीशियम के तार को जलाएं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। यह समीकरण इसके पहले भी आ चुका है। 2Mg+O2 = 2MgO। इसी प्रकार ये अगर हम सल्फर को जलाएं, सल्फर एक अधातु है, S+O2 = SO2। ये सल्फर का ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम धातु मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाती है, जबकि सल्फर धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ऑक्साइड बनाती है। इन दोनों की प्रकृति, इन ऑक्साइडों की भी प्रकृति अलग अलग प्रकार की होती है। यह पाया गया कि जो धातुओं के ऑक्साइड हैं, इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, जल में घुल करके। जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड यदि जल में घुलता है तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है, MgO + H2O = MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसकी प्रकृति क्षारीय है, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यह जब जल में घुलता है H2O तो बना लेता है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। ये एसिड है, इसकी प्रकृति अम्लीय है, एसिडिक है। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, हाइड्रोक्साइड बना करके जल में, और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यहाँ पर जैसे SO2 जल में घुल करके सल्फ्यूरस अम्ल का विलयन बना लेता है। अब हम कुछ अन्य धातुओं पर भी विचार करेंगे कि वो ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ किस प्रकार का रिएक्शन करती हैं। जैसे आप जानते हैं कि कुछ धातुएं बहुत ही सक्रिय होती हैं। यहाँ पर साइड में लिख के हम समझाते हैं। इसी हेडिंग के अंतर्गत
ये बातें हैं। जैसे लिथियम है या सोडियम है या पोटेशियम है, ये धातुएं बहुत ही सक्रिय हैं, होती हैं प्रकृति में, और ये क्षार धातुएं कहलाती हैं। सोडियम और पोटेशियम तो इतनी अधिक सक्रिय होती है कि खुली हवा में छोड़ देने पर भी ये ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगती है। इनकी सक्रियता बहुत अधिक होती है, अतः इन्हें हम केरासिन में रखते हैं। केरासिन अर्थात मिट्टी के तेल में रखते हैं, केरासिन। केरासिन के अलावा अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं, जिन्हें हम सम्मिलित रूप से पैराफिन कहते हैं। पैराफिन की चर्चा हम कार्बन के यौगिकों के बारे में जब बताएंगे तो बताएंगे। यहाँ पर शब्द केवल लिख दे रहे हैं, पैराफिन। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोडियम धातु को कहाँ पर रखा जाता है। तो सोडियम धातु को या तो पैराफिन में अथवा केरासिन में, मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि यह इतनी सक्रिय है कि खुली हवा में भी छोड़ देने पर यह ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति रखता है और स्वतः जलता है। जो धातुएं इससे कम सक्रिय हैं, जैसे मैग्नीशियम है, Mg है, या जेडियन है, या एल्युमिनियम है, या लेड है, यदि इन धातुओं को वायु के साथ गर्म करें तो इनके ऑक्साइड बन जाते हैं। जैसे MgO, ZnO, Al2O3, PbO, ये इन धातुओं के ये थोड़ा कम सक्रिय हैं, सोडियम और पोटेशियम से कम सक्रिय हैं। तो ये धातुएं ऑक्साइड की परत बाहर से बना लेती हैं जब हम इन्हें गर्म करते हैं। इसके अलावा कुछ धातुएं जैसे कापर है, यदि हम कापर को वायु की उपस्थिति में गर्म करें तो कापर की सतह पर कापर के ऑक्साइड की काले रंग की परत बन जाती है। आप ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति पढ़ रहे हैं। यह ऑक्सीजन की अभिक्रिया जब कापर से होती है तो कापर के ऊपर सतह पर कापर के ऑक्साइड की काले रंग की परत बन जाती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है ये एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत का बनना। इसे हम एक अलग से हेडिंग लिख के समझाना चाहेंगे। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, यह एल्युमिनियम धातु के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम एल्युमिनियम के उपकरणों को या एल्युमिनियम के बर्तनों को एनोडाइजेशन करा देते हैं, एक शब्द है एनोडीकरण, एनोडीकरण या एनोडाइजेशन। जब हम एल्युमिनियम के उपकरणों या एल्युमिनियम के बर्तनों या एल्युमिनियम की कोई भी वस्तु हो, उसको एनोड बना करके और सल्फ्यूरिक अम्ल के तन विलयन में रखकर वैद्युत अपघटन कराते हैं, तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस जो मुक्त होती है, वह ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम से रिएक्शन करके और उसको Al2O3 में बदल देती है। इस प्रकार एल्युमिनियम मुक्त हुई ऑक्सीजन से क्रिया करके एक Al2O3 की एक मोटी परत बना लेता है। Al2O3 जो है वह एल्युमिनियम के सापेक्ष थोड़ा कम सक्रिय होता है। इसके कारण एल्युमिनियम के जो उपकरण हैं या बर्तन हैं, उनमें स्थायित्व आ जाता है, उनकी सक्रियता कम हो जाती है। एल्युमिनियम के ऑक्साइड की परत बनने के कारण एल्युमिनियम के बर्तनों की भीतरी अथवा बाहरी सतह निष्क्रिय हो जाती है। आपको जानकारी देना चाहूँगा कि एल्युमिनियम की केन, एक शब्द है केन, नाइट्रिक अम्ल को रखने के लिए जिस बर्तन का उपयोग किया जाता है वह एल्युमिनियम का बना होता है। एल्युमिनियम से नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम के ऑक्साइड की परत बनी होती है जो उसे नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करने से रोक देती है। तो जब एल्युमिनियम का एनोडीकरण कराते हैं तो उस पर एल्युमिनियम के ऑक्साइड की परत बन जाती है और वह निष्क्रिय हो जाती है। कुछ बातें जैसे आयरन है, कुछ अन्य बातें हैं जैसे आयरन, Fe। यदि हम Fe के पाउडर को या चूर्ण को जलाएं तो वह जलता है।
क्योंकि वायु से गर्म होने पर आयरन का चूर्ण वायु के साथ क्रिया करता है आग में डालने पर, यद्यपि इसका दहन नहीं होता। दहन अर्थात ये जल करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प इत्यादि पदार्थ नहीं बनाता, यह वायु से क्रिया कर जाता है और FeO या Fe2O3 में चेंज हो जाता है। तो आयरन के चूर्ण को वायु की उपस्थिति में जलाने पर इसके ऑक्साइड बन जाते हैं। कॉपर के बारे में भी हमने बताया कि कॉपर की सतह पर यदि हम कॉपर के उपकरणों को, बर्तनों को गर्म करें तो उसकी सतह पर काले रंग की कॉपर के ऑक्साइड की परत बन जाती है। कॉपर के चूर्ण को भी अगर हम गर्म करें, पाउडर को गर्म करें, तो कॉपर का पाउडर ऑक्सीजन से क्रिया करता है और वह काले रंग के पाउडर में बदल जाता है। इसके पश्चात ये 2 हेडिंग हो गया, धनायन और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, दूसरा ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति, तीसरा इसको मिटा करके फिर से लिखते हैं, हाइड्राइड बनाने की प्रवृत्ति। थर्ड है हाइड्राइड बनाने की प्रवृत्ति। यह देखा गया कि धातुओं में भी और अधातुओं में भी, दोनों में हाइड्राइड बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे यदि हम सोडियम धातु की हाइड्रोजन से क्रिया कराएं, Na+H2 2Na+H2 इज इक्वल टू 2NaH, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्राइड। इसी प्रकार अगर हम नाइट्रोजन, ये अधातु होता है, N2+3H2, आप आगे पढ़ेंगे हेबर विधि से अमोनिया बनाने की विधि, तो नाइट्रोजन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है, इज इक्वल टू 2NH3 अमोनिया। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि अमोनिया तो एक स्थायी यौगिक है, स्थायी, और ये जो सोडियम का हाइड्राइड है ये अस्थायी यौगिक होता है। अस्थायी अर्थात इसका अपघटन हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो ये देखा गया कि अधातुओं के हाइड्राइड अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। नेक्स्ट, चौथा है तनु अम्लों से क्रिया। तनु अम्लों से क्रिया। जो सक्रिय धातुएं हैं जैसे जिंक है, यह HCl से क्रिया कर जाता है, 2HCl, या H2SO4 से के तनु विलयन से यह रिएक्शन करता है H2SO4 Zn+H2SO4। तो यहाँ जिंक का क्लोराइड बनता है इज इक्वल टू ZnCl2+H2, और यहाँ पर ZnSO4+H2। ये अभिक्रियाएं हैं जिसमें तनु विलयन, अम्लों का तनु विलयन लेकर के यदि हम किसी सक्रिय तत्व जैसे जिंक की अभिक्रिया कराएं तो ये लवण बनते हैं, जैसे जिंक क्लोराइड या जिंक सल्फेट, साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। तो तनु विलयनों से, अम्लों के तनु विलयनों से सक्रिय तत्वों की क्रिया कराने पर यह हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अधातुओं की अम्लों से क्रिया नहीं होती, जैसे कार्बन है, सल्फर है, इन सब की क्रिया अम्लों से नहीं होती, केवल धातुओं की क्रिया होती है। धातुओं में भी जो सक्रिय तत्व हैं, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे सिल्वर है या गोल्ड है, Au है, प्लेटिनम है, इन सभी तत्वों पर तनु अम्लों का रिएक्शन नहीं हो पाता, इनसे रिएक्शन नहीं होता। यह देखा गया कि यदि हम ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड न लेकर यदि नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कराएं, HNO3, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अम्ल होता है। तो चूंकि यह बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यह ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, नवजात ऑक्सीजन, जो यहाँ पर H2 उत्पन्न हुआ था उससे क्रिया करके उसे H2O में बदल देता है। इसलिए जब
इन तत्वों की, जैसे जिंक की अभिक्रिया हम नाइट्रिक अम्ल के तनु विलयन से कराते हैं तो H2 गैस उत्पन्न न होकर के H2O उत्पन्न होती है, और जो HNO3 है यह स्वयं चेंज हो जाता है या तो N2O में या NO में या NO2 में, ये नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में स्वयं परिवर्तित होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त न करके ये H2O मुक्त करता है। इसी प्रकार कुछ धातुएं हैं जैसे मैग्नीज है Mn, मैग्नीज है या मैग्नीशियम है Mg, ये जो सक्रिय तत्व है ये बहुत तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर क्रिया होती है इन तत्वों की, मान लीजिए प्लस दिखा दें ऐसे HNO3 तनु, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जो यहाँ जिंक की अभिक्रिया में आपने देखा तो मैग्नीशियम और मैग्नीज जैसी कुछ धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, किंतु अन्य सक्रिय धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त न करके H2O मुक्त करती हैं। इसको हमने पहले ही कहा, आप अपनी पुस्तक में भी पढ़ेंगे, इस तरह की बातें बताई गई हैं। और जो बहुत ही निष्क्रिय तत्व हैं, आदर्श धातुएं हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये तत्व किसी भी अम्ल से रिएक्शन नहीं करते। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अम्लराज। अम्लराज के बारे में आप ये जानिए कि अम्लराज जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह अम्लों का राजा है, और ये यदि सांद्र HNO3, कंसंट्रेट HNO3 और सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1 और 3 के अनुपात में मिला दिया जाए तो जो विलयन प्राप्त होता है उसे अम्लराज या एक्वा रेजिया कहते हैं। इसे कहते हैं अम्ल राज या एक्वा AQU एक्वा रेजिया। और यह इतना प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, ये नवजात क्लोरीन उत्पन्न करता है, कि यह जो निष्क्रिय धातुएं हैं जैसे प्लेटिनम है या गोल्ड है, इन तत्वों से भी इसकी क्रिया होती है, और अम्लराज में सोना, चांदी या प्लेटिनम जैसी धातुएं, गोल्ड है या प्लेटिनम है, इस प्रकार की धातुएं उसमें घुल जाती हैं। पुनः सुनिए, अम्लराज किसे कहते हैं? सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र HCl का 1 और 3 के अनुपात का मिश्रण अम्लराज कहलाता है। यह बहुत प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो निष्क्रिय धातुएं जैसे स्वर्ण या सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को घोल देता है, घुला देता है। नेक्स्ट रिएक्शन, चौथे के बाद पांचवा, जल के साथ क्रिया। अगला है, पांचवा रिएक्शन है जल के साथ क्रिया। कुछ तत्व जैसे जो सक्रिय तत्व हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, Na है, K है, ये ठंडे जल के साथ क्रिया कर जाते हैं। प्लस H2O, यहाँ भी मान लीजिए प्लस H2O, इन दोनों की अभिक्रिया से बनता है NaOH। यहाँ पर लिखेंगे 2Na प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस ये OH है और प्लस H2। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है ठंडे में ही। यहाँ पर विशेष बात है ठंडा, 2Na प्लस और यहाँ 2K प्लस 2H2O, यहाँ भी ठंडा, और ये होता है बराबर 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH2। ये KOH जो है NaOH से अधिक स्ट्रांग या प्रबल क्षारक है। प्रबल तो दोनों हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही प्रबल होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत सक्रिय तत्व थे। जो थोड़ा कम सक्रिय हैं जैसे मैग्नीशियम है,
मैग्नीशियम इन दोनों तत्वों से, सोडियम पोटेशियम से कम सक्रिय है। तो ये जल से क्रिया करता है, लेकिन गर्म करना होता है, बिना गर्म किए ये रिएक्शन नहीं कर पाता। तो Mg+2H2O इज इक्वल टू MgOH ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस प्लस H2। यहाँ भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसके पश्चात जो और कम सक्रिय तत्व है, जैसे आयरन है Fe, तो 3Fe प्लस 4H2O, ये आप रिएक्शन शायद पढ़ चुके हैं इसके पहले, इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ भी मुक्त होती है, किंतु यह बात ध्यान देने योग्य बात है कि यह H2O स्टीम के रूप में है, भाप के रूप में है, और ये आयरन रक्त तप्त है, रक्त तप्त, अर्थात यह जल से बहुत उच्च ताप पर अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इससे जो कम सक्रिय तत्व हैं, जैसे सिल्वर है या गोल्ड है, Au है या प्लेटिनम है, ये बहुत निष्क्रिय हैं, कापर है, इनकी अभिक्रिया जल से नहीं होती है। ये गर्म करने पर भी किसी भी तापमान पर ये जल से क्रिया नहीं करते, तो ये अत्यंत निष्क्रिय तत्व हैं। इसके पश्चात पांचवा के बाद छठा जो रिएक्शन है, यह लवण के साथ क्रिया। पांचवें के बाद यहाँ पर अगला हेडिंग लिखते हैं, छठा लवण के साथ क्रिया। अनेक जो सक्रिय धातु तत्व हैं, वे जो कम सक्रिय धातु तत्व हैं, उनके लवणों में से उन तत्वों को विस्थापित कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए जेडियन है, जिंक है, इसे हम कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डालें। जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट, यहाँ कॉपर का यौगिक है, इसके विलयन में डालें तो जो हमें रिएक्शन प्राप्त होता है वो ZnSO4, ये बन जाता है ZnSO4 और प्लस Cu। इस अभिक्रिया में कॉपर जो निष्क्रिय तत्व था उसे कॉपर सल्फेट में से विस्थापित कर दिया। किसने विस्थापित किया? जो सक्रिय तत्व है। एक सक्रिय तत्व निष्क्रिय तत्व के यौगिक में से उस तत्व को विस्थापित कर देता है। यहाँ पर यह धातु तत्व है, तो एक धातु के द्वारा दूसरी धातु का अर्थात निष्क्रिय धातु का विस्थापन किया गया। जिंक के स्थान पर हम यहाँ पर आयरन भी ले सकते हैं। यदि हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालें तो लोहे की कील की सतह पर कॉपर का रंग आप जानते होंगे, कलर, ये कुछ ब्राउन कलर का होता है, तो लोहे की कील भूरे रंग की कील में बदल जाती है। ये अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रियाएं आपको बताई गई इतनी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। इसके पश्चात एक और टॉपिक है, इस टॉपिक आज के इस क्लास के लिए, सक्रियता श्रेणी। इसे संक्षेप में बताना चाहूंगा। सक्रियता श्रेणी या एक्टिविटी सीरीज, अभी तक मैंने जो भी अभिक्रियाएं बताया उसमें विभिन्न धातुओं की सक्रियता के आधार पर उनकी अभिक्रियाओं की चर्चा की। जैसे आपने देखा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये बहुत सक्रिय तत्व हैं, और उसके नीचे जो तत्व हैं जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है, ये लेड है, ये कुछ कम सक्रिय तत्व हैं, और कॉपर है या सिल्वर है या गोल्ड है, ये सबसे कम सक्रिय तत्व हैं। तो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में आपने सक्रियता के बारे में जाना। यदि हम विभिन्न धातु तत्वों को उनकी सक्रियता के आधार पर एक श्रेणी के रूप में व्यवस्थित कर दें तो ऐसी श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक श्रेणी मैं समझा रहा हूँ, लिथियम ये बहुत सक्रिय तत्व है, लिथियम से कम जैसे पोटेशियम, फिर सोडियम, पुनः मैग्नीशियम,
एल्युमिनियम, ये जिंक, ये हाइड्रोजन रखा गया। ये तत्व हाइड्रोजन के ऊपर हैं सक्रियता श्रेणी में। इसके नीचे कापर या मरकरी, Hg या गोल्ड, Au और Pt, प्लेटिनम। ये अब यहाँ पर ये जो तत्व हैं ये बहुत ही सक्रिय हैं, अत्यंत सक्रिय हैं, अति सक्रिय। इसके नीचे जो तत्व हैं वो कम सक्रिय, और यहाँ पर जो तत्व हैं वो निष्क्रिय हैं, निष्क्रिय। ये तत्व साधारण अभिकर्मकों से क्रिया नहीं करते, जल से, वायु से, अम्ल से, क्षार से, ये अभिकर्मकों से इनकी क्रिया नहीं होती। ये बहुत ही निष्क्रिय तत्व हैं। इसीलिए इन तत्वों को आदर्श धातुएं या आइडियल मेटल्स कहा जाता है। आइडियल मेटल, IDEAL, आइडियल मेटल। निष्क्रिय तत्व जो साधारण अभिकर्मकों जैसे जल, वायु या अम्ल, क्षार से रिएक्शन नहीं करते, उन्हें हम आइडियल मेटल कहते हैं। इसके अंतर्गत कापर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, यहाँ पर दिखाना था कापर, मरकरी, यहाँ पर लिखना था सिल्वर, Ag और Au, गोल्ड, प्लेटिनम। इसके ऊपर जो तत्व हैं वो सक्रिय हैं, और ये जो हैं बहुत ही सक्रिय हैं। ये खुली वायु में भी नहीं रखे जाते, ये क्षार धातुएं हैं। आज के इस क्लास में मैं केवल रासायनिक गुणों पर चर्चा करना चाहता था। इसके बाद की जानकारी अगले वीडियो क्लास में आपको दी जाएगी।